तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। हर रोज की तरह आज भी हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। घरों की छत पर कैसे उगाएं जैविक सब्जियां, किसान का अनुभव। ज्यादा पैदावार के लिए पालक की वैज्ञानिक तरीके से खेती। अधिक उपज के लिए मसूर की वैज्ञानिक बुआई विधि। किसी भी फसल की खेती या बगीचे में उपयोग होने वाले रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक दवाओं के अंधाधुंध प्रयोग के कारण प्राप्त होने वाले उत्पादों का उपभोग मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो रहा है और शहरों में रहने वाले लोगों को तो इन उत्पादों का उपभोग मजबूरी में करना ही पड़ता है। लेकिन इन्हीं में से एक है हिमाचल प्रदेश के मणिराम, जो कि अपने मकान के पीछे किचन गार्डन में सब्जियों की खेती और फलदार पौधे लगाकर इनका प्रबंधन जैविक तरीके से कर अच्छी उपज ले रहे हैं और ये सब्जियां मानव स्वास्थ्य के लिए काफी लाभकारी हैं। तो आइए जानते हैं खुद मणिराम जी से कि जैविक तरीके से किचन गार्डन में किस प्रकार से खेती करके वो लाभ ले रहे हैं। कहा जाता है जो मेहनत करे उसके लिए सब कुछ संभव है और यही किया है कृष्णलाल ने। कृष्णलाल रेलवे में काम करते हैं। महज 125 गज के करीब जगह है उनके पास और घर का आंगन है बिल्कुल पक्का। लेकिन शौक है खेती बाड़ी का और इसी के लिए उन्होंने बाहर कहीं न जाकर अपने ही घर में कुछ अलग करने की सोची। रेलवे वर्कशॉप से घर लौटते ही उनका काम होता है घर में लगे पेड़ पौधों पर एक सरसरी निगाह दौड़ाना। यही वजह है कि जरूरत की हर चीज उनके घर की छत पर आपको मिल जाएगी। है ना दिलचस्प? ये अमरूद, अनार, चीकू और अंगूर के लगाए हैं जी। सब्जियां सभी उगा लेता हूँ मैं सभी लोगों को ये प्रेरणा देना चाहता हूँ कि सभी अपनी छतों पे अगर थोड़ा सब्जी भी उगा लें तो तब भी उनका बहुत अच्छी तरह से अच्छी सब्जी उनको मिल सकती है। ये सच है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता और ये बात कृष्णलाल जी के घर पर भी सही साबित होती है, क्योंकि इनके इस शौक में बराबर की भागीदार हैं उनकी धर्मपत्नी सरोजबाला। पति पत्नी का ये जोड़ा आसपास पड़ोसियों के बीच काफी मशहूर है। आइए सुनते हैं क्या कहती हैं सरोजबाला और उनकी पड़ोसन। नीचे तो कोई जगह नहीं थी, ऊपर वो इन्होंने वो करका कट्ठी सारे परिवार ना रड़का वो लगाई भी, बिना खाद की सब्जी मिलागी, अच्छा फ्रूट मिलागा, अच्छा सब कुछ मिलागा। बढ़िया लगता है जी, देखने में सबको अच्छा लगता है। सब बोलते हैं भाई इतना बढ़िया इन्होंने अपनी छत पे पेड़ पौधे लगा रखे हैं, सबको बढ़िया लगता है। शौक कई तरह के होते हैं और हमें अपने शौक पूरे करने का हक भी है। और जब बात प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन से जुड़ी हो तो क्या कहने।
कृष्णलाल हर वो प्रकृति प्रेमी के लिए आदर्श हैं जो घर पर रहकर कुछ अलग और बेहतर करने का मादा रखते हैं। आज हम बात करेंगे किचन गार्डनिंग की। इस चीज़ को बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मनीराम ठाकुर जी, जो कि हमें बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने अपने घर पे किचन गार्डनिंग की है और किस तरह से वो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। सर, सबसे पहले तो हमें बताइए कि कौन कौन से पौधे जो हैं आपने अपने किचन गार्डन में लगाए हुए हैं? मैंने अपने किचन गार्डन में, आप देख ही रहे होंगे, हल्दी, अरबी, तेज़ मिर्च, बैंगन और करेला के पौधे उगाए हैं और बीच में घिया की भी 1-2 बेलें चलाई है। तो इससे जो है मैं ये ताज़ी सब्जियां तैयार कर लेता हूँ। तो जैसे कि आपने बताया कि विभिन्न तरह की आपने सब्जियां जो है अपने किचन गार्डन में लगाई हैं, तो क्या कोई विशेष तौर पे आप सब्जियां लगाते समय कोई ध्यान भी रखते हैं उसका? हाँ, उसका ध्यान रखना तो ज़रूरी है। उसमें एक तो सब्जियां पहले जब लगाते हैं उस वक्त एक तो उसके जो बेड्स बनाए जाते हैं, क्यारियाँ बनाई जाती है, वो बड़े ध्यान से, बड़े एहतियात से बनानी चाहिए। उसमें किसी प्रकार का पत्थर, कंकर, कांच इत्यादि ना हो। उसको अच्छी तरह से साफ़ करके फिर उसमें लकड़ी की राख मिला करके उसको एक बार फिर हल कर देना चाहिए, ताकि ज़मीन के अंदर जो है जड़ों में कीड़ा ना लगे। और उसके बाद उसमें पौधारोपण किया जाता है और पौधारोपण करने के बाद उसमें हर रोज़ उसकी सिंचाई व्यवस्था की जाती है। तो जब पौधारोपण आप करते हैं तो क्या उसका जो डिस्टेंस होता है पौधे से पौधे की दूरी जो होती है, क्या उसको एक पौधे का डिस्टेंस कम से कम 1 फुट का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसका फैलाव सही ढंग से हो सके। अगर कीटनाशक की बात करें तो क्या किस तरह के कीटनाशक आप उस पर छिड़काव करते हैं? कीटनाशक का जो है किचन गार्डनिंग में हम छिड़काव नहीं करते, क्योंकि फिर कीटनाशक अगर कर देंगे तो फिर बाजारू सब्जी में इसमें क्या अंतर रहा। इसके लिए हम ये करते हैं कि अगर कभी छोटे मोटे कीट का कोई किसी किस्म का अटैक हो तो इसके लिए गौमूत्र का छिड़काव करना हम सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। और अगर फिर भी कंट्रोल ना हो तो चूने का पानी, चूना भिगोकर उसका पानी लियाकर उसका छिड़काव करते हैं, उससे कीटनाशक की प्रॉब्लम हल हो जाती है। तो जो पौधों की जो खरपतवार लग जाती है तो गुड़ाई निराई के कौन कौन से अंतराल में आप करते हैं? कितना अंतराल रहता है इस चीज़? निराई तो पौधे की हर रोज़ किचन गार्डन में चक्कर लगाना चाहिए। जो भी कोई फालतू घास खरपतवार पैदा हो रहा है उसको उखाड़ के फेंक देना चाहिए। और गुड़ाई महीने में 1 बार हर प्लांट की करनी चाहिए। तो जो पानी की मात्रा रहती है किस तरीके से आप इसमें सिंचाई करते हैं? हम फुहारे के साथ उसमें पानी सिंचाई करते हैं और जब कभी अगर ज़्यादा वर्षा हो और पानी खड़े होने की संभावना हो तो नालियाँ बनाकर उस पानी की निकासी को तैयार करते हैं। और अगर हम खादों की बात करें तो किस तरह की खादों का प्रयोग आप अपने किचन गार्डन में प्रयोग हम किसी भी अंग्रेजी खाद का प्रयोग नहीं करते और इसमें हम सिर्फ गोबर की खाद मिलाते हैं और उसी का प्रयोग। और अगर हम इसके तुड़ान की बात करें तो एक पौधे से आप कितनी सब्जियों का तुड़ान ले लेते हैं? ये तो मौसम पर डिपेंड करता है और सब्जी का जो पौधा है उसकी ग्रोथ पर डिपेंड करता है। अदरवाइज तो ऐसा है कि एक पौधा, जैसे मान लो आपका बैंगन है, वो आपको 2 महीने तक लगातार बीच बीच में सब्जी करता है। हफ्ते में 1 आध सब्जी आपको उससे निकलती रहेगी। और वही हिसाब मिर्च का है, वही हिसाब हर एक सब्जी का है कि वो मतलब सप्ताह में आपको 4 दिन तो सब्जियाँ किचन गार्डन से मिल ही सकती। तो ये थे मनीराम ठाकुर जी जो हमें बता रहे थे कि किस तरह से उन्होंने अपने किचन गार्डन में कौन कौन सी फलदार सब्जियां लगाई हैं और किस तरह से वो अच्छी फ्रेश तरोताज़ा सब्जियां अपने यहाँ पर उत्पादन उसका करते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच। राष्ट्रीय समाचार हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर।
अपने हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के जो किसान पालक की खेती करना चाहते हैं उनके लिए ये समय बुआई के लिए उपयुक्त है, लेकिन इससे अधिक पैदावार के लिए जरूरी है कि वो अधिक उपज देने वाली किस्मों की बुआई कर उन्नत तरीके से इसकी खेती करें, जिसके बारे में अपने अनुभवों को बता रहे हैं एक प्रगतिशील किसान राम सनेही कुशवाहा। किसान भाइयों, मैं हमेशा से पालक की खेती करता रहा हूँ। किसान भाइयों, मेरे पास 4 एकड़ ज़मीन है, उसमें मैं कम से कम 3 बीघे में प्रतिवर्ष पालक ही करता रहता हूँ, क्योंकि साल में पालक की खेती 3-4 बार की जाती है और उसमें बहुत फ़ायदा होती है। सबसे पहले किसान भाइयों 3-4 बार ट्रैक्टर से अच्छी तरह जुतवाई जाती है। 4-5 दिन बाद फिर सिंचाई की जाती है। सिंचाई करने के बाद में, जोतने के बाद में उसमें फिर गोबर की खाद और यूरिया, DAP, सुपर फास्फेट, अल्मोनियम, ये सभी खाद मिला करके खेत में डाली जाती हैं और डालने के बाद में किसान भाइयों फिर उसकी अच्छी तरह जुताई फिर ट्रैक्टर से करवाई जाती है और बाद में उसमें पटेला दिलवाया जाता है। पटेला देने के बाद में उसमें क्यारियाँ बनवाई जाती हैं। क्यारियाँ बनने के बाद में बाजार से अच्छी किस्म की पालक की बीज लाई जाती है। बीज को छिड़काव द्वारा बोया जाता है। छिड़काव करने के बाद में खुरपी से मिट्टी में बीज को ढक दिया जाता है। ढकने के बाद में दूसरे दिन उसकी सिंचाई की जाती है। सिंचाई करने के बाद 4-5 दिन खेत में वैसे ही छोड़ देते हैं जब तक पालक उग ना आए। तब तक पालक उगाती है, तब उसमें जब कोई खरपतवार निकल आती है तो उसकी निराई करवाई जाती है और उसके बाद में जब 1 हफ्ते बाद फिर दोबारा सिंचाई की जाती है। सिंचाई करने के बाद में जब फिर उसमें यूरिया खाद छिड़काव करते हैं। किसान भाइयों, छिड़काव के बाद में फिर उसमें निराई गुड़ाई दूसरी बार भी करवाई जाती है। किसान भाइयों फिर तीसरी बार पानी देते हैं। पानी देने के बाद में उसमें निराई गुड़ाई करवाई जाती है और इसी प्रकार कम से कम 2 महीने में पालक बराबर कटते रहना चाहिए। किसान भाइयों, ध्यान रखें कि पालक की खेती में कोई ज़्यादा परेशानी और मेहनत का काम नहीं है। करने का तरीका ध्यान रखें, क्योंकि साल में पालक की खेती 3-4 बार की जाती है और उसमें बहुत फ़ायदा होती है। नमस्कार किसान भाइयों, मैं महेंद्र सिंह, विलेज हथेड़ी, पीओ मंगड़ा, खस्ता निवासी, डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील चंबा का निवासी हूँ। मैं एक किसान हूँ। मैं इस कार्य में लगभग 25 साल से जुड़ा हूँ, जिससे हमें बहुत मदद मिली है। हम पालक के सीजन में इस टाइम हम पालक लगाते हैं और गर्मियों के सीजन में खीरा, टमाटर। अभी मैंने यहाँ इस पॉली हाउस में पालक लगाया है। ये 250 मीटर स्क्वायर का है। किसान भाइयों, मैंने पालक बीजने के लिए पहले इसकी तैयारी की और फिर अच्छी 2-3 बार इसको जुताई करके तैयार किया। फिर लाइन टू लाइन ऐसे हाथ से कुदाली से बनाई, जिसकी दूरी कम से कम 5-7 सेंटीमीटर थी और उसको तैयार करके फिर हाथ से बीजा, तो क्योंकि उससे घास खरपतवार निकालने में आसानी रहती है, इसलिए लाइनों में लगाना अच्छा होता है और उसकी पैदावार भी अच्छी होती है। इसमें मैंने 2.5 किलो पालक का बीज बोया है, जिसमें मैं लगभग 15,000 रुपये का कमा लूँगा।
हमारे हरियाणा प्रदेश के जो किसान मसूर की खेती करना चाहते हैं, वर्तमान समय इसकी बुआई के लिए उपयुक्त चल रहा है और इससे अधिक उपज लेने के लिए जरूरी है कि वो मसूर की अधिक उपज देने वाले किस्मों का चुनाव कर इसकी बुआई वैज्ञानिक तकनीक से करें, जिसकी विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर SB अग्रवाल। हमारे किसान भाई इस समय जब रबी की सीजन शुरू हो रहा है, इस समय कुछ भाई मसूर की बोनी करने जा रहे होंगे और उन्हें किस तरीके से अपने खेत में मसूर की बोनी करना चाहिए जिससे अधिक से अधिक उत्पादन मिल सके। हमारे किसान भाइयों को एक सुझाव है कि हमें खेत की तैयारी करना है, तो मसूर में वैसे सामान्य तौर से ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत नहीं होती, फिर भी 2 बार जुताई करने के बाद एक उसके ऊपर डिस्क चलाकर ढेले फोड़ लें और फूटने के बाद उसमें पानी अगर सिंचाई का नहीं उपलब्ध है तो नमी को संरक्षित करके उसी पर सीड ड्रिल की सहायता से बोनी करें। इसके बाद हमें एक चीज़ और विशेष तौर से ध्यान रखना है, इसमें जो भी प्रजाति हमें कौन सी लगाना है, इनकी प्रजातियों का चयन करना चाहिए। जैसे और ये इस तरीके की प्रजातियां जिनका बीज हमारे पास उपलब्ध है और उनकी हम बोनी करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। साथ ही साथ इसमें जब बोनी करते हैं तब खाद की मात्रा जिसमें 20 किलो नाइट्रोजन और 40 किलो फास्फोरस और 15 से 20 किलो ही पोटास की आवश्यकता होती है। अगर इसमें जो गंधक है, सल्फर है, इसको भी हमें देना आवश्यक होता है। जो भी सल्फर उपलब्ध है 12 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डालें और फिर बोनी करें। ये पूरी मात्रा बोनी के समय ही डाल देना चाहिए क्योंकि इसमें बाद में किसी तरीके की टॉप ड्रेसिंग या खड़ी फसल में खाद देने की आवश्यकता नहीं होती है। बोनी में एक विशेष बात का ध्यान रखना चाहिए कि मसूर में जब भी बोनी करते हैं तो उसका बीज का उपचार अत्यंत आवश्यक होता है और बीज के उपचार के लिए हम एक क्रम किसान भाइयों को बताना चाहते हैं जिसमें कि पहले फंजीसाइड यानी जो भी फफूंदनाशक होती है उसका उपयोग करें, जिसका नाम है बीटावैक्स पावर, जिसमें कार्बोक्सिन और थायरम मिश्रित रहता है। 1 ग्राम प्रति किलो बीज और साथ में 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा मिलाकर अगर उपचारित करते हैं तो बीज में जो रोग लगते हैं बीज के माध्यम से, भूमि के माध्यम से, वो रोग नहीं हो पाएंगे और फसल सुरक्षित रहेगी। इसके साथ ही जो थोड़ा उत्पादन के लिए इसमें राइजोबियम कल्चर और PSB कल्चर दोनों मिलाकर अगर बोनी करते हैं तो हमें इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। ये बोनी 8 किलो से 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बोनी करना होती है। बीज की मात्रा जो ली जानी है प्रति एकड़ के हिसाब से करना है। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। बात हरियाणा की, न्याणा की, स्याणा की, गांव की हो या शहर की, मंत्री की हो या संतरी की, हर छोटी बड़ी खबर देखिए आपकी अपनी बोली में। देखिए मारी बोली मारी खबर हर रोज शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। धान की आवक में एकाएक तेजी होने से कैथल अनाज मंडियां ठसाठस भर गई हैं। अनाज मंडियों में चारों ओर
धान की ढेरियां लगी है, जिससे अनाज मंडी के अंदर जाने को भी रास्ता नहीं। पिछले दिनों धान की खरीद होने और धान को औने पौने दामों पर खरीद को लेकर किसानों ने प्रदर्शन भी किया था, जिससे जिला प्रशासन और सरकारी एजेंसियां हरकत में आई और सरकारी खरीद जोरों से शुरू कर दी। सरकार खरीद एजेंसियों द्वारा सरकारी भाव पर धान की खरीद करने पर किसानों को कुछ राहत मिली है। हमारा तो ये कहना है, जो पीछे ये 1509 जीरी थी नहीं, वो आज और पिछली साल से बहुत कम रेट में है। किसान खुश तो है नहीं है। वो ठीक है, वे बिकने में पूरा 2-3 दिन से बैठे थे, इसलिए खुशी आपको अपना बिकता रहा है। हाँ, सरकार तो खरीद कर रही है, प्राइवेट तो बहुत कम है। नहीं, खुश नहीं है किसान तो भी यही है कर रहा है कि उसको जीरी का भाव नहीं मिल रहा है, नहीं बहुत निराश है। नहीं 11-21 का तो ये 2 से ऊपर नहीं बोल रहे किसान, तो ये कह रहे हैं हम पिट रहे हैं, तो पूरी तरीके से पिट रहे हैं। भगवान ने कुल मिला के फसल अच्छी दे रखी है और भाव में सारा पिट रहे हैं। रेट को देखते हुए तो निराश है किसान, बिल्कुल खेती करने में नहीं जी कर रहे, बुरा हालात है। 50,000 रुपये किला ठेका ले रहे हैं, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 32,000 का किला पड़ने के लिए सारा पड़ेगा, इतने उम्मीद ले रहे हैं किसान। आज स्थिति बहुत बढ़िया है जी, सारा धान बिक गया, सरकार ने सारा धान खरीदा है। 1509 PR दोनों किस्म का धान आ रहा है, जो सरकार ने 1450 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदा है। हाँ, किसान आज खुश है, सारा माल तुल गया है, बिक गया है, सारा माल गवर्नमेंट को गया है जी। सरकार खरीद एजेंसी द्वारा धान की खरीद जोरों से करने पर राइस मिलर्स ने भी धान की खरीद सरकारी रेट पर करनी शुरू कर दी है। अनाज मंडियों में किसान तेजी से धान की फसल को लेकर आ रहे हैं और साथ ही साथ धान की खरीद भी हो रही है। 1509 और DP किस्म का धान बहुत तेजी से और भारी मात्रा में आ रहा है और दोनों धान सरकारी भाव 1550 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है। सरकारी भाव पर धान बिकने पर किसान कुछ संतुष्ट तो है, लेकिन इस बात को लेकर किसान बड़े बेचैन और परेशान है कि उनके धान के भाव पिछले साल आधे भी नहीं मिल रहे। अनाज मंडी व्यापारियों ने कहा कि धान बहुत तेजी से आ रहा है और अब धान की खरीद सरकारी खरीद एजेंसियों और राइस मिलर्स द्वारा तेजी से धान की खरीद सरकारी रेट पर की जा रही है। उन्होंने कहा कि धान की तेजी से खरीद होने से जहां किसानों को राहत मिली है, वहीं व्यापारियों को भी खुशी है। उन्होंने कहा कि अब जैसे जैसे जोरों से अनाज मंडियों में धान आवाक हो रही है, वैसे वैसे साथ ही साथ धान की खरीद भी माल तुल रहा है और धान की बोरियों का लदान भी हो रहा है। अनाज मंडी में धान को लेकर आए किसान ने कहा कि पहले धान की खरीद न होने और धान को औने पौने दामों पर खरीद को लेकर बड़े दुखी और हताश थे। किसान ने कहा कि अब सरकारी रेट पर उसका अनाज मंडी में आते ही बिक रहा है। इस बात को लेकर तो वो खुश हैं, लेकिन किसान के धान का भाव बहुत ही कम है, जिस कारण किसान को खेती घाटे का सौदा लगने लगा है। उन्होंने कहा कि पिछले सालों में धान फसल के भाव मिले थे, उसके मुकाबले इस साल भाव आधे से भी कम है, जिस कारण किसानों को भारी घाटा पड़ रहा है। मार्केट कमेटी के सचिव SK सचदेवा ने कहा कि सरकारी खरीद एजेंसियों द्वारा सरकारी भाव पर धान की खरीद जोरों से की जा रही है। उन्होंने कहा कि अनाज मंडियों में किसानों को किस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी, क्योंकि किसानों की सुविधा के लिए सभी प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस बार धान का उत्पादन ज्यादा होने की उम्मीद है और धान की क्वालिटी भी काफी अच्छी है। किसानों को जो 1509 का सरकार ने जो फैसला लिया है वो खरीद करने का बहुत बढ़िया फैसला है। वो अब किसानों को इससे मतलब काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। मैं खुद जाकर विजिट करके आया हूँ मंडी के अंदर, बढ़िया बोली चल रही है और बहुत अच्छा मतलब बिक रहा है माल। अब वैसे किसान संतुष्ट है वैसे पहले से, क्योंकि पहले 1200-1300 तक बिक रहा था धान जो 1509। अब वैसे गवर्नमेंट के आने से 1450 रुपये में जो गवर्नमेंट खरीद रही है, उसके बाद आने से कुछ रेट और प्राइवेट भी रेट अप हुए हैं, जिससे 200-150 से 200 का फ़ायदा हुआ है, तो उससे किसानों में कुछ राहत महसूस है। हाँ, प्रोडक्शन बहुत अच्छी है इस बार, जो अनुमान लगाया जा रहा है वैसे उसके हिसाब से काफ़ी अच्छी प्रोडक्शन होने की उम्मीद है। क्वालिटी अच्छी है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है क्वालिटी में, पैडी की क्वालिटी में ठीक है क्वालिटी। किसानों के लिए जो माल आ रहे हैं उनके लिए बिजली पानी वगैरह की व्यवस्था ठीक है, सुचारू कर दी गई, मतलब सभी तरह के प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं
और कोई दिक्कत नहीं आने देंगे किसानों को किसी तरह की। बिल्कुल बढ़िया, मतलब किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसमें प्राइवेट मिलरों ने उठान करना है और इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे ख्याल में। तो किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत हो, बाकी कोई अगर किसान को अगर आती है तो यहाँ पर उनको मतलब बार बार अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं, अगर किसी प्रकार की दिक्कत है तो कार्यालय मार्केट कमेटी में कभी भी संपर्क कर सकते हैं, आकर यहाँ हम अवेलेबल रहेंगे। सरकारी मूल्य पर 1450 रुपये प्रति क्विंटल। बिल्कुल संतुष्ट है। बहुत से फार्मर तो किसान तो माल तुलवा कर जा भी चुके हैं। बिल्कुल पिछली बार से ज़्यादा माल की उम्मीद है। इस बार मौसम ने भी बहुत साथ दिया है और धान की क्वालिटी भी इस बार पिछली बार से बहुत अच्छी है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। सफल मटर उत्पादक की कहानी। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।